तो आईपीएस के बाद आईएएस के ऊपर गाज गिर रही है। योगी सरकार का हथौड़ा चल रहा है। यूपी में आपको बता रहे हैं आईपीएस के बाद आईएएस पर गाज गिरी। कई जिलों में तैनात डीएम पर कार्रवाई की तैयारी। जिलों में तैनात डीएम के तैयार हो रहे हैं अब रिपोर्ट। लापरवाही बरतने वाले कई डीएम हो सकते हैं, इन पर कार्रवाई। हर जिलों के डीएम की लिया जा रहा है फीडबैक। आम जनता और जनप्रतिनिधियों की शिकायत की हो रही है जांच। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार पूरी सख्ती के साथ पहले आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले करते हुए आपके सामने थी, अब आईएएस के अधिकारियों पर गाज गिर रही है। काम ठीक से ना करने की वजह से ये एक्शन उनके ऊपर लिया जा रहा है। कई जिलों में तैनात डीएम हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की तैयारी अब कर ली गई है योगी सरकार के द्वारा। जिलों में तैनात डीएम की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो ये खबरें जो छन के सामने आ रही है, आईएएस के अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं क्योंकि रिपोर्ट तैयार हो रही है लापरवाही बरतने को लेकर। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कई आईएएस अधिकारी हैं जिनके ऊपर योगी सरकार का यह हथौड़ा चलना तय माना जा रहा है। अजीत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। अजीत, ये खबरें छनकर सामने आ रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसा होना संभव है? आईपीएस अधिकारियों का तो हमने देखा हाल, लेकिन अब क्या आईएएस के अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है? देखिए, बिल्कुल कंचन, कार्रवाई बिल्कुल तय है। मुख्यमंत्री की तरफ से कह भी दिया गया है। प्रमुख सचिव गृह उन्नीस और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, इनकी तरफ से बाकायदा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और इतना ही नहीं कंचन, जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतें की जाती है सीएम पोर्टल पर, उसकी भी फीडबैक ली जा रही है कि किन किन जिलों के जिलाधिकारियों की शिकायत हुई थी लेकिन उन्होंने अपने निस्तारण नहीं किया, या जो जनता है फरियादी है उनको न्याय नहीं दिया। और मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा कि 7 दिन के अंदर सभी फाइलों का निस्तारण कराना है। तो ये एक रिपोर्ट ली जा रही है। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं अजीत, एक सवाल की एक्शन आखिर लिया क्यों जा रहा है? क्यों योगी सरकार इन आईएएस के अधिकारियों के साथ नाराज नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल बहुत सारी जो आम जनता की शिकायतें मुख्यमंत्री पोर्टल पर जाती है, जो सीएम डैशबोर्ड पर जाती है, उसमें बहुत सारे जो आम पब्लिक है वो इस बात की शिकायत लगातार कर रही है कि जिले में तैनात जो अफसर हैं, वो चाहे आईपीएस हो चाहे आईएएस अफसर हैं, वो जनता की बात को नहीं सुनते। अगर वो उनके दफ्तर जाते हैं तो उन्हें वेट कराया जाता है, उनके निस्तारण नहीं कराया जाता और फिर वो थाने से लेकर तहसील तक का चक्कर लगाते हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अब तक है। आपने देखा किस तरह 2 आईपीएस अफसरों को उन्होंने निलंबित किया, इसके बाद एसआईटी की जांच बैठाई। तो अब जिलाधिकारियों का नंबर है कि अगर आप फील्ड में हैं तो आपको काम करना होगा, सरकार की मंशा के अनुरूप आपको न्याय देना होगा जनता को। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की। आज ही देखिए, तो आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं अजीत, क्या इस तरह के आईएएस अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है योगी सरकार के द्वारा? देखिए, बिल्कुल अगले 24 घंटे में ये लिस्ट तैयार हो जाएगी और मुख्यमंत्री को रविवार को उनके सामने ये लिस्ट पेश की जाएगी और जिन अफसरों के रिपोर्ट कार्ड खराब है उनके खिलाफ निलंबन से लेकर एफआईआर तक कार्रवाई हो सकती है और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी होगी। अजीत, बहुत शुक्रिया। मेरे सहयोगी अजीत ने ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाई है कि आईएएस के अधिकारियों पर गाज गिर नहीं सकती है, बल्कि गिरना तय है और जल्द ही उन नामों का ऐलान हो जाएगा जिन पर योगी सरकार का हथौड़ा चलेगा। अब आगे बढ़ते आपको बताएंगे, प्रयागराज में वकील का हंगामा हुआ। चाउमीन को लेकर वकील और पुलिस आमने सामने आ गई। दोनों के बीच में विवाद होता है। पुलिस और वकीलों के बीच में तीखी नोकझोंक होती है महज चाउमीन को लेकर। चाउमीन को लेकर वकीलों की दुकानदार से विवाद की तस्वीरें आपके सामने। दुकानदार ने पुलिस में की थी वकीलों की शिकायत। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने वकीलों को रोका है। पुलिस की कार्रवाई से नाराज है वकील। ये तस्वीरें प्रयागराज से आप देख रहे हैं जहां पर यह हंगामा बरपा गया। महज चाउमीन को लेकर विवाद हुआ था वकील और पुलिस के बीच में। सर्वेश मेरे सहयोगी इस जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सर्वेश, ये पूरी खबर क्या है? क्या ऐसा हुआ कि चाउमीन को लेकर विवाद होता है, वकील और पुलिस आमने सामने आ जाते हैं? देखिए, पूरा मामला गुरुवार देर शाम का है, जबकि पत्रिका चौराहे पर चाउमीन खाने 4-5 वकील सफारी गाड़ी से पहुंचे थे। वहां चाउमीन खाने के बाद वकीलों का उस चाउमीन के दुकानदार से विवाद हो गया और वहां सर
झगड़े के बाद वकील वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस को इस बात की सूचना दी कि 4-5 लोग आए थे। उसने ये नहीं बताया कि वो वकील थे, कौन थे। उसने कहा कुछ ग्राहक आए थे जिन्होंने उसके साथ मारपीट की है और यहां से तमंचे के बल पर मारपीट की है, पिस्टल सटाकर मारपीट की है और यहां से चले गए। उसने जो गाड़ी का नंबर दिया था, उसके बाद पुलिस फौरन एक्टिव हुई और पुलिस ने छानबीन शुरू की। तो ये सफारी गाड़ी लक्ष्मी चौराहे के पास कानगंज थाना क्षेत्र में, जो कि एसएसपी का जो कार्यालय है उसके बिल्कुल करीब वहां पर गाड़ी मिली। तो वहां पर तैनात रणविजय सिंह एक दरोगा हैं जिन्होंने उस गाड़ी को रोका, जिसके बाद वकील वहां पर उतरे और दरोगा से उलझ गए। उनकी आपस में कहासुनी हुई और जब बात ज्यादा बिगड़ने लगी तो दरोगा ने वहां से पुलिस कंट्रोल रूम को पूरे मामले की सूचना दी और उन्होंने ये बताया कि कुछ लोग हैं जो कि उनके साथ मारपीट करने पर आमादा हैं। जिसके बाद मौके पर सीओ भी पहुंचे और सीओ दोनों पक्षों को समझा बुझाकर कर्नलगंज थाने ले गए। लेकिन वहां पर ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर आ रही है बस्ती से, जहां पर मासूम की हत्या से जुड़ी हुई ये खबर है। पड़ोसी ने की है मासूम आदर्श की हत्या। बच्चे के होशियार होने पर पड़ोसी ने हत्या कर डाली बच्चे की। पड़ोसी ने मासूम को पटक पटक कर मार डाला है। आरोपी के बच्चे से ज्यादा होशियार था बच्चा। तो जिस बच्चे को मारा उसका बच्चा इतना होशियार नहीं था और इसी के चलते ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस मासूम बच्चे की जान ले ली गई, पटक पटक कर इसको मार डाला गया। बच्चे का नाम आदर्श, पकौलिया थाना इलाके में ये मामला सामने आया। हाँ। और वहाँ पटक दिए ने बुलाई के। कौन पटक दिया है? सुभाष महेश चंद्र यादव। हाँ। क्यों पटक दिए हैं? अब वो पता नहीं उसका दिमाग कैसा है, पटक दिया। दुश्मनी तो नहीं थी कोई आपसे, गुस्से कुछ से? नहीं, बस कौन दुश्मनी नहीं रहा। उसके बाद आपने उससे पूछा नहीं कि क्यों हमारे बच्चे को पटक दिए, क्यों मार दिए? कहा तरह होशियार है, बहुत ही करती पटक दिए। सब हमने ये कहा 10 लोग आगे हैं, 10 लोग बस 10 लोग ये तरफ हैं, 10 लोग उस तरफ। तो ये देख के तुम्हारे हो का? सब लोग ये हमेशा कहा हमारे बेटवा का सब बुढ़ा कहाँ है? तोरे बेटो सब हुड़ाहा कहाँ है? बुढ़ा कहाँ है? पढ़े लिखे। अच्छा, उसने तहरीर दिया है, उसकी तहरीर पर मुकदमा अपना संख्या 117/20 धारा 304 IPC का पंजीकृत कर लिया गया है। चूँकि बच्चा दफन किया जा चुका है, डीएम साहब से आदेश प्राप्त करके आज या कल तक शव खुदवा के उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। अभियुक्त भी पुलिस की हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। ठीक है, रहमान मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। सीधे रुक करते हैं उनकी तरफ। रहमान, क्या विवाद ये वाकई में यही रहा कि ये बच्चा पड़ोसी के बच्चे से ज्यादा इंटेलिजेंट था, होशियार था, इसलिए इसकी जान ले ली गई? जी बिल्कुल, ये पैगोलिया थाना के कुर्जा गांव का मामला है, जहां पर बीते शुक्रवार की यह घटना है, जहां पर एक बच्चा जो होशियार था उसकी वजह से उसको एक सनकी ने मौत के घाट उतार दिया, पटक दिया। घर वाले पहले समझे कोई दुर्घटना है। इसके बाद जब मामले का खुलासा हुआ, पुलिस एक्टिव हुई तो उसमें मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद उसने कबूला कि जो मेरा बच्चा है उसको लोग बेवकूफ कहते थे और इसको लोग होशियार कहते थे, इस वजह से उसने उसको पटक दिया उठा के। ठीक है आपका रहमान, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि ये मामला बच्चा जो होशियार था पड़ोस में रहने वाला, वो बर्दाश्त नहीं हुआ, पड़ोस के लोगों को और उस बच्चे की जान ले ली गई। खबर आ रही है मेरठ से, जहां पर तोता तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ा गया है। इन पर कार्रवाई की जा रही है। रोडवेज की बस के ड्राइवर और कंडक्टर की सेवा समाप्त हो गई है। तोता लाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर की सेवा समाप्त हुई है। 9 सितंबर को रोडवेज की बस में मिले थे कई तोते। वन विभाग की टीम ने पकड़ी थी तोता तस्करी। तो भारी मात्रा में तोतों को बरामद किया था बस में से, लेकिन अब जो कार्रवाई की गई है वो रोडवेज की उसी बस के ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर की गई है, जिसके अंदर इन तोतों की बरामदगी हुई थी। ये आप बस का ड्राइवर और कंडक्टर देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिनको पकड़ लिया गया है और इनकी बस की सेवा समाप्त कर दी गई है। 9 सितंबर को रोडवेज की बस में कई तोते मिले थे। ये देखिए पिंजरे के अंदर ये कई तोते, इनकी तस्करी की जा रही थी और वन विभाग की टीम को इस बात की सूचना लगी, जिसके बाद इन तोतों को इस बस से निकाला गया। भारी मात्रा में तोते, कई संख्या में तोते पिंजरे में बंद थे जिनकी तस्करी की जा रही थी। उमेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। उमेश, बस के ड्राइवर और कंडक्टर की सेवा समाप्त की गई है, क्या ये इस तस्करी में शामिल थे? पुलिस क्या बोल रही है? जी देखिए, सबसे पहले तो अपडेट ये है कि बस कंडक्टर और ड्राइवर को
तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। इनकी संविदा सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और आरोप इनके पर यह था कि ये मुरादाबाद से जब चले थे तो रोडवेज बस में ही तोतों को तस्करी करके ला रहे थे। तकरीबन 70 से 80 तोते वन विभाग ने जब्त किए थे, पकड़े थे और वन विभाग ने इस पूरे मामले को लेकर FIR भी दर्ज कराई थी और कार्रवाई करते हुए इन दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन दोनों कर्मियों को बर्खास्त करते रोडवेज का कहना है कि जिस तरह से इस बस के अंदर ये तोते पाए गए थे, प्रथम दृष्टया ये दोषी पाए गए हैं, लिहाजा इन दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है। इनकी सेवाएं ठीक है उमेश, यानी कि तस्करी में ये दोनों शामिल थे और इसीलिए इनके ऊपर ये एक्शन ले लिया गया। बहुत शुक्रिया उमेश, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब जो खबर आ रही है वो आ रही है ग्रेटर नोएडा से। 2 हत्यारे गिरफ्तार किए गए हैं। 2 प्रॉपर्टी डीलर के हत्यारे हैं ये गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा से पुलिस ने इन दोनों हत्यारों को गिरफ्तार किया है। सुपारी देकर शार्प शूटरों से कराई गई थी हत्या। बिसरक थाना इलाके में सोमवार को हुआ था ये डबल मर्डर। हमने ये खबर बेहद प्रमुखता के साथ आपको दिखाई थी और जिनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। हत्या से पहले सोसाइटी में घूमते हुए देखे गए थे हत्यारे। 2 प्रॉपर्टी डीलर जिनको दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये डबल मर्डर करने वाले हत्यारों की ही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी अमित सिंह से। सीधा हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से इस समय मौजूद हैं। अमित, ये दोनों प्रॉपर्टी डीलर की जो हत्या करने वाले आरोपी थे ये अब पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। अब इनसे और क्या क्या खुलासे हो पाए हैं? क्या वजह रही थी जो इन्होंने प्रॉपर्टी डीलर्स को मौत के घाट उतार दिया? देखिए कंचन, आपको बता दूं कि जो सोमवार की रात में 9 बजे जो प्रॉपर्टी डीलर थे अपनी सोसाइटी के अंदर कार में बैठे हुए थे, वहीं अचानक 2 लोग आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, जहां दोनों लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। पुलिस पूरे मामले को लेकर रंजीशन के एंगल से जांच कर रही थी, चूंकि इस तरह की सामने बात निकल के आई थी कि जो शूटर हैं वो शार्प शूटर हैं और भाड़े पर लोगों की हत्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस बार बार इस चीज़ को देख रही थी कि हत्या रंजीशन हुई है। तो उसी को देखते हुए जो मृतक थे उनका इतिहास खंगाला गया, जिसमें पता चला कि इनकी पुरानी रंजिश थी। ये हरियाणा फरीदाबाद के रहने वाले थे। तो पुलिस ने अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि जो रंजीशन हत्या हुई थी उसमें पैसे देके जो सुपारी किलर थे उनसे हत्या कराई गई थी। लेकिन अब जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो रंजीशन हत्या के मामले में पकड़े गए हैं। अभी जो शार्प शूटर हैं वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। आज पुलिस लगभग 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे हत्याकांड का खुलासा करेगी। पुलिस का दावा है कि रंजीशन ही हत्या हुई थी। दोनों प्रॉपर्टी डीलर पहले से भी जो थे उनका आपराधिक इतिहास था। उस एंगल से भी बार बार पुलिस यही कह रही थी कि जो हत्या है वो रंजीशन है, किसी प्रकार की और दूसरी वारदात इसमें नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले पर? पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो इंतजार रहने वाला है, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से? देखिए, पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि जो हत्या कराने वाले लोग थे, जिन्होंने पैसे देके शार्प शूटरों से हत्या कराई थी, उन लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों की आज कोर्ट में पेशी होगी। उससे पहले पुलिस जो डीसीपी हैं सेंट्रल जोन हरिश्चंद्र, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी मीडिया को बताएंगे कि हत्या का क्या कारण था और किस तरह से हत्या की गई, कहाँ से शार्प शूटर को किराए पर लिया गया, कौन शार्प शूटर थे। और पहली बात यह है कि अब जो शार्प शूटर हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जब तक ये शार्प शूटर गिरफ्तार नहीं होते, जब तक पूरी हत्याकांड का और भी खुलासा नहीं हो पाएगा। शुक्रिया आपका अमित, जानकारी देने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कासगंज की खबर, जहां से रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। 2 कारों में आमने सामने भिड़ंत हो गई है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 2 घायल हुए हैं। एक ही परिवार के 3 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी जान गई है। कोतवाली सोरो इलाके के नगरिया गांव का मामला। तो रफ्तार का कहर, जहां पर 3 लोग, एक ही परिवार के 3 लोग जान गंवा चुके हैं। ये 2 गाड़ियां आमने सामने भिड़ जाती है, सोचिए रफ्तार कितनी तेज रही होगी। 3 लोग जान गंवा चुके हैं, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। खबर नोएडा के बोटानिकल गार्डन से, जहां से जनकपुरी वेस्ट को जोड़ने वाले रूट पर मेजेंटा लाइन मेट्रो की शुरुआत हो गई है। मेट्रो सेवा 2 शिफ्ट में चलने वाली है, जैसा कि आप जानते ही हैं। सुबह 7 बजे से 11 बजे और शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक ये 2 शिफ्ट में मेट्रो चलने वाली है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी राजीव तिवारी। रेल सेवा आज से मेजेंटा लाइन पर शुरू हो गई है। इस समय मैं नोएडा बोटेनिकल गार्डन पे हूँ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि बोटेनिकल गार्डन से जो है
मेजेंटा लाइन पे मेट्रो जनकपुरी वेस्ट तक जाती है। देखा जाए तो कोरोना संक्रमण काल की वजह से करीब 5 महीने पहले जो है मेट्रो सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन अब जो है 7 सितंबर के बाद धीरे धीरे करके हर लाइन पे जो है मेट्रो रेल सेवा शुरू की जा रही है। इसी क्रम में आज 11 सितंबर है और आज से जो है मेजेंटा लाइन पर मेट्रो रेल सेवा शुरू हो गई है। इससे लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। जो भी यात्री मेट्रो पकड़ने आएंगे पहले उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगा, उनका टेम्परेचर देखा जाएगा। उसके बाद जब वो आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे उनको सैनिटाइज किया जाएगा। जो भी यात्री यहाँ पे आएंगे उनके मोबाइल में जो है आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। साथ ही फेस मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना जरूरी है। तो कोरोना के जो तमाम प्रोटोकॉल हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करना है और तमाम एहतियात जो बनाए गए हैं उनको बरतना है। इसको लेकर यहाँ पे मेट्रो प्रशासन ने पूरी तैयारी भी कर रखा है और एहतियात बरतने के लिए वो गाइडलाइन भी बता रहे हैं। जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, जो भी गृह मंत्रालय का गाइडलाइन है उसको पूरी तरह से यहाँ पे पालन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी राहत और खुशी की बात यह है कि मेजेंटा लाइन पे अब मेट्रो दौड़ने लगी है। यह मेट्रो 2 शिफ्ट में चलेगी, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से 10 बजे तक। तो लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। आज से मेजेंटा लाइन पे मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 नोएडा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 10 कदम। लखनऊ में पशुधन विभाग के फर्जी टेंडर घोटाले में 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें मंत्री के निजी सचिव समेत 10 लोगों के नाम शामिल हैं, जबकि निजी प्रधान सचिव की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। इंदौर के एक व्यापारी से करोड़ों की ठगी का ये मामला है। तो करोड़ों की ठगी का ये मामला, जिसमें लखनऊ में पशुधन विभाग के फर्जी टेंडर घोटाले में 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। ऋषभ मणि मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। ऋषभ मणि, 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। जी कंचन, देखिए ये एक ऐसा मामला है जहां पे जालसाजों का एक संगठित गिरोह था, जो पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद या कह लीजिए कुछ और मंत्री भी हैं, जिनके निजी सचिवों या उनके जो कर्मचारी उनके साथ साठगांठ करके फर्जी टेंडर के नाम पर लोगों को ठगते थे। ये मामला पशुधन विकास राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के निजी सचिव से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो जेल भी जा चुके हैं। उनके निजी सचिव आशीष राय इसका मुख्य आरोपी है। इंदौर के एक व्यापारी मंजीव सिंह को इन लोगों ने फर्जी टेंडर जारी कर दिया था। टेंडर के नाम पर उससे करोड़ों रुपए ठगे थे, जिसके बाद ये 10 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। और अब पुलिस ने इस मामले में तेज कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है इन सभी आरोपियों के खिलाफ। और ये चार्जशीट धोखाधड़ी और जालसाजी की गंभीर धाराओं में है। जी शुक्रिया आपका ऋषभ मणि जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ।